स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था प्रेमचंद। प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में ये जो पाठ है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो प्रेमचंद है उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ। उनके बचपन में उनके साथ ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण उनका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, और वो था उनकी जो माँ थी उनका आकस्मिक निधन। बच्चों, हमने पिछले पार्ट में हमने ये जाना था पिछली कक्षा में कि जो प्रेमचंद है उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सेकंड यानी द्वितीय श्रेणी में पास की थी। उसके बाद वो इंटरमीडिएट भी करना चाहते थे, लेकिन वो जब घबराते थे वो विषय था गणित का विषय। गणित के विषय के डर के कारण उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद 10-12 साल का अंतराल किया यानी गैप लिया, और वो इसलिए लिया कि जब तक सरकार की तरफ से ये रूल नहीं निकल गया कि आप गणित को छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, दूसरा विषय भी ले सकते हो, तब उन्होंने दूसरा विषय लेकर के अपनी जो है इंटरमीडिएट पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने बीए भी किया, और बीए करने के बाद जब उनके पिता का जो तबादला हुआ था गांव से उसमें शहर में, उसके बाद उनको पढ़ाई का चस्का लग गया। उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे जो कहानियाँ, किस्से और ये सब थे, ये पढ़ने का उनको शौक लगा, और ऐसा चस्का लगा कि जब वो शुरू कर देते थे तो उनको जब तक वो उस उपन्यास को या कहानी किस्से को ख़त्म नहीं कर लेते थे, पढ़ करके ख़त्म नहीं कर देते थे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। उनके पिता ने और उनकी सौतेली माँ ने बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह कर दिया था, जबकि वो लड़की उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह लड़की उनसे उम्र में बड़ी थी। तो उनके पिता की जब अचानक मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बाद सारा परिवार का भार उनके ऊपर आ गया, तब उनका खर्चा बहुत मुश्किल से चलने लगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 10-12 साल का जो समय निकाला वो बहुत मुश्किल से कटा, लेकिन अब उनका एक दिन भी उनके साथ रहना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने अपने सास का परिचय देते हुए एक बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया, और उनके साथ वो खुश रहने लगे। उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ, किस्से लिखना शुरू किया, और कहानी उन्होंने 1907 से लिखना शुरू की। उसके बाद उन्होंने जो एक मासिक पत्रिका निकलती थी मर्यादा, उसमें भी लेख वो लिखने लगे। धीरे धीरे वो इतने मंझे हुए साहित्यकार हो गए कि अब उनके लिए उनकी जो कलम थी और जो मासिक पत्रिकाओं का जो कॉलम था जिसमें उनको लिखना होता था, वो उनके लिए एक खेल का मैदान जैसा बन गया। उन्होंने देखा कि शहर में चारों तरफ अब स्वतंत्रता प्राप्त करने की ललक मच गई थी। चारों तरफ लोगों में ये जोश था कि अब उन्हें अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, उन्हें अपना देश स्वतंत्र कराना है। तो वे जब मर्यादा के संपादक बने थे, तब वहीं पर शाम को उसी दफ्तर के बाहर जो देशभक्त होते हैं उनका जमावड़ा लगा करता था, और उन्हीं के उस जमावड़े में जब प्रेमचंद वो बातें सुनते थे तो उनके अंदर अब एक राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी थी, और उन्होंने ये ठान लिया था कि अब वो अपनी कलम से कुछ ऐसा ही लिखेंगे कि जिससे पूरे देश में स्वतंत्रता पाने की ललक जाग उठे। और उस पर उनका जो स्वतंत्रता की जो लहर चल रही थी उसका असर प्रेमचंद पर भी दिखने लगा। उन्होंने अब धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था, और वे अब सर पर गांधी जी वाली टोपी भी लगाने लगे थे। सरकारी नौकरी और स्वाभिमान में अब हम आगे की बात पर चर्चा कर रहे हैं। हमने इतना पढ़ लिया था पिछली कक्षा में, अब हम आगे की बात पर चर्चा करते हैं कि काफ़ी सालों तक उनकी नौकरी और अपने स्वाभिमान में संघर्ष चलता रहा। वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहकर अपनी कलम से ही अपनी बातों को देशवासियों तक पहुंचाएं। उनको नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, घर का खर्च चलाना था, इसलिए वो मजबूरी में सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके स्वाभिमान की जीत हुई, और उन्होंने 1920 में सरकारी नौकरी से अपना त्यागपत्र दे दिया और गांव जाकर बस गए। कलम चलाकर 40-50 रुपए फुटकर मासिक वेतन वो कमा लेते थे, वो आमदनी कर लेते थे, जिससे वो संतोष के साथ और धीरज के साथ अपने दिन काट रहे थे। लेकिन अचानक 1921 में
काशी के एक देशभक्त बाबू शिव प्रसाद ने 150 रुपये मासिक वेतन पर उनको अपने मर्यादा का संपादक बना लिया। और उनको संपादक बनाने का मेन जो कारण था वो ये था कि उनसे पहले जो मर्यादा के संपादक थे संपूर्णानंद असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे और उस आंदोलन में कूद पड़ने की वजह से उनको जेल हो गई थी। और उनके जाने के बाद जो मर्यादा मासिक पत्र निकलता था उसको चलाने के लिए एक सशक्त व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो शिव प्रसाद ने प्रेमचंद में देखी थी। लेकिन एक साल बाद ही जब 1922 में संपूर्णानंद जेल से छूटकर आज़ाद होकर जब वापस आए तो उन्होंने अपनी जो संपादक की जो कहते हैं जिसको पदभार होता है वो वापस अपना ग्रहण कर लिया। लेकिन जो शिव प्रसाद जी थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी रूप में प्रेमचंद को छोड़ दें, तो इसलिए प्रेमचंद को हमेशा अपने साथ या पास रखने के लिए उन्होंने काशी के ही एक स्कूल में विभाग हेडमास्टर का पद उनको दे दिया। प्रेमचंद स्वयं भी राष्ट्रीय स्वाधीनता का जो युद्ध चल रहा था उस आंदोलन में वे कूदना चाहते थे। तो लेकिन उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनको उसमें जाने से मना कर दिया, क्योंकि वे जानती थी कि जो प्रेमचंद हैं वो शरीर से बहुत कमज़ोर हैं और पुलिस की लाठियाँ वो सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने उनको रोककर स्वयं महिला सत्याग्रहियों के साथ मिलकर आंदोलन में भाग लिया और वो जेल भी पहुंच गए। प्रेमचंद को मन महसूस कर ये सहन करना पड़ा, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। तो वो चाहते थे कि मैं जेल जाऊं, लेकिन उनकी पत्नी ने खुद जेल जाना स्वीकार किया, क्योंकि वो उनका मानना था कि प्रेमचंद जो है वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन उनकी पत्नी जब जेल चली गई तो प्रेमचंद ने बाहर रहकर अपनी कलम से वो काम किया जो एक सच्चा देशभक्त करता है। उन्होंने अपनी कलम से स्वाधीनता संग्राम के ऐसे सेनापति बने कि उन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से ही लाखों सैनिकों के हृदय में जोश भर दिया था कि स्वाधीनता के लिए जनता की लड़ाई का समर्थन करते समय प्रेमचंद यह कभी नहीं भूले कि अगर आज़ादी मिलेगी, पूरे देश को आज़ादी मिलेगी, तो वो किसी एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, बल्कि वो बहुजन सुखाए और बहुजन हिताय वाली होगी। इस लाइन को हम एक बार लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। बहुजन सुखाए, बहुजन हिताय, बहुजन हिताय। इसका मतलब है कि जो भी हमें आज़ादी मिलेगी, जितने लोग इसमें स्वाधीनता संग्राम में लड़ रहे हैं, उन्हें जो आज़ादी मिलेगी, उस आज़ादी का जो सुख मिलेगा वो सभी के लिए है, सभी को इसका सुख मिलेगा और सभी की भलाई भी इसी में होगी। इसलिए उन्होंने जो है युवाओं में वो जोश भर दिया कि वो स्वतंत्रता जो चल रहा था, स्वाधीनता संग्राम, उसमें एक सच्चे सेनापति की भूमिका उन्होंने निभाई। 1923 में उन्होंने अपना एक प्रेस चालू किया जिसका नाम था सरस्वती प्रेस। प्रेमचंद की जो आज़ाद रहने की जो आदत थी, यानी उनको नौकरी बिल्कुल भी भाती नहीं थी, वो किसी की मतलब बंदिश में बनकर या पाबंदी में बनकर काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रेस चालू की 1923 में, जिसका नाम था सरस्वती प्रेस। स्वाधीन रहकर वो चाहते थे कि चाहे मुझे किसी और को बुक या जो पुस्तक है, जो कहानी किस्सों की जो भी उपन्यास है, वो चाहे मुझे दूसरों के मिले चाहे ना मिले, मैं खुद ही अपने उपन्यास लिखूंगा, कहानी लिखूंगा या नाटक लिखूंगा, जो भी लिखूंगा वो मैं खुद अपनी ही प्रेस में छापकर पूरे देश में उसको फैला दूंगा। लेकिन 1923 से लेकर 1930 तक जो प्रेस की हालत थी वो बहुत ख़राब रही, और वो हालत इतनी ख़राब थी कि प्रेमचंद जी कहते हैं कि ये जो प्रेस है वो मेरा लहू पीकर चल रही है। यानी वो इतने ज़्यादा कर्जे में आ गए थे कि वो बहुत परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेस को किसी न किसी तरह बढ़ाना चाहते थे। तो जैसे तैसे उन्होंने सरस्वती प्रेस को 1930 तक चलाया। उसके बाद जो मासिक पत्रिका निकली हंस और जागरण,
उन्होंने रही सही कसर भी पूरी कर दी। यानी इन दोनों के संपादित होते ही प्रेमचंद जो है उनको घाटे पर घाटा, घाटे पे घाटा होता चला गया। तो वो बार बार निश्चय करते थे कि दोबारा नौकरी नहीं करूंगा, अपने किताबों से गुजारे के लायक रकम मिल ही जाती है। बार बार जमकर यही सोचकर प्रेस में जाकर बैठ जाते थे और जैसे तैसे अपना पुराना कर्जा जो उन्होंने लिया हुआ था उस कर्जे को चुकाकर दोबारा कर्जा लेकर उन्हीं पुरानी मशीनों में तेल डालने का काम करते थे। तो यहाँ पर तेल डालने का मतलब ये है बच्चों कि जो पुरानी मशीनें, मतलब जो मशीनें चल ही नहीं रही हैं, जिसमें कोई काम ही नहीं आ रहा है, रंगाई छपाई नहीं हो रही है, तो फिर वो मशीनें जो है उसमें ऑयलिंग करनी ज़रूरी होती है। अगर उसमें ऑयल नहीं जाएगा तो वो मशीनें भी बंद पड़ी हुई खराब हो जाती हैं। अब क्या हो रहा था, काम तो था नहीं, काम अगर बढ़ाते हैं तो परेशानियां बढ़ रही थी और उनका जो शरीर है वो भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा था। तो वो पढ़ने लिखने का जो भी काम होता था वो रात में करते थे और बीच बीच में उनकी जो तबीयत थी वो भी खराब हो जाती थी। दवा दारू यानी उनकी तबीयत ठीक करने के लिए उनकी जो पत्नी थी शिवरानी, वो उन्हें रुपए देती थी कि जाकर तुम अपने लिए अच्छी सी दवाइयाँ ले आओ। तो वे उन पैसों को भी अपनी प्रेस में ही खर्च कर देते थे और अपनी दवाई सस्ती किसी हकीम और वैद्य से जाकर के सस्ती सी दवाई ले लेते थे। बाकी के पैसे सारे वो प्रेस में ही लगा देते थे और इस तरीके से उनका जो जीवन की जो लौ थी वो धीमे धीमे क्या हो रही थी, उनकी जो लौ की जो चमक थी वो धीमी होती जा रही थी। लेकिन अंदर जो तेज प्रकाश देने की, मतलब पूरे संसार को जो तेज प्रकाश देने की उम्मीद थी वो मजबूर हो रही थी। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि उनकी जिंदगी की जो लौ थी वो घी ना मिलने के कारण उस रुई की बत्ती के रेशे को ही जला रही थी। मतलब कि प्रेमचंद के पास पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा था और जो घर में था वो भी खर्च होता जा रहा था, घर में खाने की भी दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मैं अपने जीवन का प्रकाश चारों ओर फैलाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने अपनी सारी किताबें, अपना सारा साहित्य और अपने सारे जो जितने भी कहानियों का संग्रह उनके पास था, साहित्य था, वो अपने ही प्रेस में छाप कर पूरे देश में फैला देना चाहते थे। वो चाहते थे कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवक हो, विद्यार्थी हो, स्त्रियां हो या फिर अछूत हो, किसी की भी जो भी दर्दनाक जिंदगी जो लोग वो जी रहे हैं उन सब की ज़िंदगी के ऊपर मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना लिखूंगा और उन्हें अधिक से अधिक लिखकर, अधिक से अधिक छाप कर और अधिक से अधिक लोगों को मैं जागरूक करूंगा और इस शोषण से, इस गुलामी से, इस दंभ से और इस स्वार्थ से और पुरानी रीति रिवाज और रूढ़ियों से सबकी जड़ें खोद डालना चाहते थे वे और सबको आंखें खोलकर दिखाना चाहते थे कि जो हमारा देश है वो स्वतंत्रता के बाद कैसा होगा, ये मानवता के लायक होगा। यही सब वो अपने साहित्य के द्वारा दिखाना चाहते थे और प्रेमचंद का यही उद्देश्य था कि वो सभी तरह के अन्याय और अत्याचारों की जड़ें खोद देना चाहते हैं। अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले भारतीयों पर जो अत्याचार थे उनको वे अपनी जुबान में यानी अपनी कलम से लिखकर, अपने उपन्यास के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से या अपनी कहानियों के माध्यम से सारे देश में फैला देना चाहते थे। और वे अब क्या हो गया था कि जब उनका जो शरीर था वो जो कमज़ोर पड़ने लगा था बीमारियों की वजह से, तो अब उन्हें ना नींद आती थी और बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। प्रेस जाना अब उनका बंद हो गया था और जो फिर भी वो घर वालों की नज़र बचाकर जल्दी उठ जाया करते थे और उनकी जो कलम थी वो तेज़ी से खाली कागज़ पर चलने लगती थी। कहते हैं कि इतनी तेजी से उनका जीवन समाप्त हो रहा था फिर भी उन्होंने अपने जीवन के मरते क्षणों में गोदान को पूरा किया। गोदान उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके कारण उनको एक पहचान मिली विराट साहित्यकार की। तो जब उन्होंने गोदान पूरा किया उसके बाद उनका काम जो है वो उनकी दूसरी लेखनी मंगलसूत्र पर चलने लगी। जब मरते मरते जो उपन्यास है मंगलसूत्र उसको भी प्रेमचंद है पूरा करना चाहते थे, लेकिन नियति कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। उनके बस में उनकी जिंदगी की डोर नहीं थी। वे मंगलसूत्र का केवल 4 ही अध्याय लिख पाए थे कि अचानक
उनको रात में पीड़ा हुई और उनकी जो पेट था, पेट में पानी भर गया और जिसकी वजह से उनका जो जीवन था वो 8 अक्टूबर 1936, याद रखने वाली बात है ये, इस डेट को नोट कर लेते हैं हम। 8 अक्टूबर 1936, 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में, 56 वर्ष की आयु कोई ज़्यादा आयु नहीं है, लेकिन फिर भी 8 अक्टूबर 1936, 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। और बच्चों, इसी दिन, इसी वर्ष और 2 महान लोगों का जो है देहावसान हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। उनके नाम है मैक्सिम गोर्की और शरद चंद्र। ये चंद्र है शरद चंद्र। ये 2 जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, इनकी मृत्यु भी इसी दिन 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। यानी ये जो 1936 का जो वो साल था, उस साल में हमने 3 महान हस्तियों को खो दिया था, जिनमें हमारे प्रेमचंद, मैक्सिकम गोर्की और शरदचंद्र शामिल हैं। तो बच्चों, आपने जाना हमारे प्रेमचंद के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में और उनके जीवन में बीती उन घटनाओं के बारे में जाना, जिसके बारे में शायद हम भी अभी तक परिचित नहीं थे कि उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जो ख्याति है वो कैसे प्राप्त की थी। तो बच्चों, किसी भी काम को करने की ललक या चस्का किसी भी उम्र में कहीं भी किसी को भी देखकर आपको प्रेरणा मिल सकती है। जैसे कि प्रेमचंद जो हैं, उनको पढ़ने का जो चस्का है वो शहर आकर लगा था जब उनके पिता का तबादला हो गया था। उनका मन पढ़ाई में नहीं था जब तक वे गांव में थे, जब वे मदरसे में पढ़ते थे। लेकिन जब वे शहर आए, शहर के लोगों से उनका मिलना हुआ, वहाँ के वातावरण में वो घुल मिल गए और वहाँ का जो विद्यालय था वो उनको बहुत अच्छा लगने लगा और विद्यालय जाकर उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हमने जाना कि उनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसकी वजह से उनको हिंदी साहित्य में महान साहित्यकार की जो उनकी पदवी मिली है उनको, वो है गोदान। और जो ये उन्होंने अपना जीवन परिचय दिया है वो उन्होंने अपने ही साहित्य के एक पात्र के अनुसार दिया है, और वो पात्र था उनका कर्मभूमि का पात्र था चंद्रकांत। उसके जो जीवन का उन्होंने वर्णन किया है, कर्मभूमि में चंद्रकांत का जो वर्णन किया है जीवन का, तो वो ऐसा लगता है कि वो चंद्रकांत का नहीं बल्कि खुद प्रेमचंद के अपने जीवन की घटना है, जो उन्होंने इस पात्र के माध्यम से अपने इस उपन्यास में निभाई है। इसके बाद जो उनका अधूरा उपन्यास जो रह गया, जो मरते मरते वो पूरा नहीं कर पाए, केवल उन्होंने 4 अध्याय ही लिख पाए, वो था मंगलसूत्र, जिसके 4 अध्याय ही वो लिख पाए थे। और उनके जीवन में 2 पत्नियां थी, जिनको एक उनकी बिना मर्जी के शादी हुई थी, जो उनके पिता ने और उनकी सौतेली माता ने करवाई थी। लेकिन उन्होंने जो अपनी स्वेच्छा से दूसरा विवाह जो किया था वो भी काबिले तारीफ था, क्योंकि उस ज़माने में बाल विवाह जो हो जाती थी स्त्रियां, उनको दोबारा विवाह करना वर्जित था। लेकिन उन्होंने उस रूढ़ी को तोड़ते हुए दूसरा विवाह एक बालिका से किया, जो बाल विधवा थी, और उनका नाम था शिवरानी, और उनके साथ ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको हमारा जो ये पाठ है प्रेमचंद वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो हल करेंगे इसकी अभ्यासमाला। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।